अरे तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मिश्रा जी के दोनों खेत डुबो दिए तुमने। अरे मालिक, पर हमने क्या किया? हम तो पूरी मेहनत से वहां खेती करते थे। अब कल रात को उधर बारिश हो गई तो उसमें हमारी क्या गलती मालिक? तुमने 10 खेत ऐसे ही बर्बाद खराब करवा दिए। किसी की सब्जियों में कीड़े पड़ जाते हैं, किसी के में फसल खराब निकलती, और एक की तो जमीन ही बंजर कर दी। पर इसमें हमारी क्या गलती है मालिक? अरे तो हमेशा वही क्यों गड़बड़ होती है जहां तुम काम कर रहे होते हो? बोलो। पता नहीं मालिक। पता नहीं? अरे मेरा भी सत्यानाश करवा रहे हो। मैंने ही गलती की जो तुम्हें काम पर रख लिया। सुनो, एक काम करो, तुम अब ये काम छोड़ दो। अरे ऐसा ना करो मालिक, हमारे पास वैसे ही पैसे बिल्कुल नहीं है। क्या मैंने ही सारी जिम्मेदारी ले रखी है? जाओ यहाँ से। मैंने कहा चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चलो जाओ। दोनों भाई कड़कती ठंड की शाम में वापस अपने छोटे से टूटे घर में लौट आते हैं। भैया आप क्या करेंगे? पता नहीं भाई, अब तो किस्मत का इतना बुरा प्रकोप आन पड़ा है कि कोई अपनी दुकान के आसपास भी नहीं खड़ा होने देता है कि कहीं उनकी दुकान ही ना बंद हो जाए। भैया अब फिर से कल जाकर के काम ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन ही महेश और जितेश काम ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि पास में एक नया घर बन रहा है जहां पर एक ठेकेदार बैठा है। महेश और जितेश तुरंत उसके पास चले जाते हैं। मालिक नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, बोलो। मालिक हम कुछ काम ढूंढ रहे थे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी अगर कुछ आपके यहाँ काम मिल जाता तो। अच्छा तो ये बताओ, मजदूरी वगैरह कर लेते हो? मालिक हमने हर काम किया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब कर लेते हैं। चलो फिर, अभी बाकी मजदूर भी आने वाले होंगे कि तुम शुरू करो। ये जो ईंटें यहाँ पर रखी है ना, देख रहे हो, तो इनको जो है तोड़ना है। तो चलो तोड़ना शुरू करो फिर। अब जी मालिक, अभी शुरू करते हैं। हथौड़ी छेनी वगैरह कहाँ है? धन्यवाद आपका मालिक, धन्यवाद। महेश और जितेश जाकर काम करने लग जाते हैं। तभी एक मजदूर वहाँ आता है। अरे ओ लल्लन, अरे बाकी के मजदूर कहाँ है भैया? दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। काफी टाइम हो गया, 9 बज गए। अरे मालिक, अरे पता नहीं मालिक एकदम से क्या हो लिया। ज्यादातर मजदूर एकदम से बीमार पड़ गया मालिक, एकदम से। और एक तो बता रहा है कि चोट लग गई उसके। अरे क्या बहानेबाजी कर रहे हैं ये सब के सब? अब सच्ची कह रहा हूँ मालिक, बिल्कुल एकदम सच्ची, माँ कसम। अरे एकदम से न जाने क्या मनहूसियत आ गई है। तभी लल्लन की नजर सामने काम करते जितेश और महेश पर पड़ती है। अरे मोरी मैया, अरे मालिक एक बात बताओ, आपने इन्हें काम पे रख लिया है क्या? हाँ काम पे रखा तो है, पर तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है भाई? क्या हो गया? महेश और जितेश डर से उसकी ओर देखते हैं। अरे मैं तभी कहूँ, ये अचानक इतनी परेशानी कैसे आ गई? आपने इन्हें जो काम पे रख लिया। हाँ अरे क्या हो गया भाई, क्या? अरे नहीं तो क्या मालिक, गांव में लोग इन्हें सबसे बदकिस्मत भाई मानते हैं। 12 खेतों में काम किया है और 12 के 12 खेतों का नुकसान करवा दिया है इन्होंने। और तो और, एक बार तो एक टपरी पे चाय पीने गए, अगले दिन वो टपरी बंद हो गई। बताओ। अरे तो उसमें हमारी क्या गलती? वो गैर कानूनी काम करता था चाय बेचने के बहाने, इसीलिए छापा पड़ा था। ओ भाई तुम निकलो, कहीं हमारे काम में भी परेशानी ना आ जाए। अरे पर मालिक बात तो सुनिए। अरे मैंने कह दिया भैया, है सामान यहाँ रखो और चुपचाप खिसक जाओ यहाँ से। चलो बता रहे।
महेश और जितेश बदकिस्मती से वहाँ से भी निकाल दिए जाते हैं। वो पूरा दिन घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता और थक हार कर वो अपने घर वापस लौट आते हैं। इतने पैसे तक नहीं है कि नया कंबल खरीद सके। अरे भाई, अब तो इन्हीं फटे पुराने कंबलों से खुद को ढकना होगा रे। महेश और जितेश उन कंबलों को ओढ़कर सो जाते हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां एक भयंकर तूफान आ जाता है जिसकी आवाज से दोनों भाइयों की नींद खुल जाती है। अरे भैया भैया, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा और इतनी ठंड लग रही है। अरे शायद तूफान आया है रे बाहर। तभी उन्हें दिखता है कि घर की छत पर आई दरार और बढ़ जाती है और तभी छत का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ता है। अरे छोटे निकल यहाँ से। अरे ये तो पूरी छत ढहने वाली है। और एक काम कर, अपने साथ कंबल ले ले भाई। दोनों भाई अपने कंबल लेकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं पूरी की पूरी छत धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है जिसे देख दोनों भाई कांप उठते हैं। हे भगवान, बाल बचे। अरे बच तो गए हैं, पर अब इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? मेरे तो हाथ ही जम रहे हैं रे ठंड से। अरे थोड़ी देर भी अगर यहाँ रहे तो ठंड से यहीं जम जाएंगे, बता रहा हूँ। भैया एक काम करते हैं ना, फिलहाल के लिए जंगल में चले जाते हैं, वहीं आग वाग जला के बैठ जाएंगे और क्या। और कंबल तो है फिर हमारे पास। जंगल, हाँ सही कहा। चल जल्दी भाग। जितेश और महेश अब जंगल में चले जाते हैं और आग जलाने की जगह ढूंढ ही रहे होते हैं लेकिन तूफान अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। भैया आपने देखा, सिर्फ हमारे ही घर की छत टूटी, बाकी सब गांव वालों की छत ठीक ठाक रही। शायद हम दोनों सच में बदकिस्मत हैं भैया। अरे चुप रहे पगले, अरे ऐसा कुछ नहीं है रे। छत में तो पहले से ही कई दरारें आ रखी थी और हमारे पास उसको पक्का कराने के पैसे ही कहाँ थे रे। वो भी तो बदकिस्मती ही हुई ना भैया। अरे चुप हो जा। बापू क्या कहते थे याद नहीं है तुझे? हैं क्या कहते थे वो कि किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं। हाँ, क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। हमारा काम बस कर्म करना है। सुना नहीं गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? है? फल देने वाले भगवान हैं, वो सब देख रहे हैं और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देख लेना भाई। दोनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है सामने एक पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई है। अरे कोई तो मदद करो, कोई मदद करो। अरे हे भगवान, अरे ये अम्मा इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं भाई? दोनों भाई दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हैं। अरे अम्मा, अरे क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो ऐसी आंधी और इतनी भयंकर ठंड में? अरे कुछ हो जाएगा। जितेश और महेश तुरंत उन्हें अपने कंबल से ढक देते हैं। बेटा, वो मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड हो रही थी तो सोचा थोड़ी लकड़ी लाके जला लूं, लेकिन इतनी ठंड थी कि बाहर मेरी सारी हड्डियां सर्दी में जकड़ गईं। अरे अम्मा, हमें बताओ फिर आपकी झोपड़ी कहाँ है? हम आपको वहीं छोड़कर आते हैं। बस यही है बेटा। जितेश तभी उस बुजुर्ग औरत को अपनी गोद में उठा लेता है। अम्मा, आप मुझे बताते जाना रास्ता। अच्छा ठीक है बेटा। जितेश और महेश भरी ठंड में कांपते हुए उस बुजुर्ग औरत को अपने कंबल देकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं।
बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की हमेशा सुनता है और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, ये मैं देख सकती हूँ। जितेश और महेश उस बुजुर्ग औरत को लेकर काफी देर तक घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं झोपड़ी नहीं दिखती और देखते ही देखते जंगल और गहरा होता जाता है। अरे अम्मा कितनी दूर और है? बस थोड़ी दूर और है बेटा। जितेश और महेश काफी देर तक उस बुढ़िया को लेकर यूं ही चलते रहते हैं। सामने वो घनी झाड़ी दिख रही है बेटा, बस उसी के पीछे है। जितेश और महेश उस झाड़ियों को पार करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखता है सामने एक बड़ी सी झोपड़ी है। जितेश बुढ़िया को नीचे उतार देता है। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। जितेश और महेश जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर घुसते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि झोपड़ी में चारों ओर गर्माहट है। अरे वाह भैया यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है मानो धूप खिली हुई हो। सर्दी कितनी कम लग रही है ना यहाँ। हाँ, पर अम्मा आपने तो बोला था कि आपको यहाँ ठंड लग रही थी। दोनों भाई अम्मा की ओर पलटते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हाँ? अम्मा कहाँ गई? महेश, अम्मा कहाँ गई? पता नहीं भैया, अभी तो यही थी। दोनों भाई बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन आसपास बस अंधेरा होता है। हाँ, कहाँ गई अम्मा? तभी उनके सिर के ऊपर से चांद की रोशनी में एक सफेद कबूतर उड़ता जाता है। जिसका मन पूरी तरह से सच्चा है, उसका बसेरा इस जगह पर पक्का है। क्या था ये? अरे अम्मा ने भी तो यही कहा था ना कि हमारा मन सच्चा है। दोनों भाई वापस उस घर के अंदर चले जाते हैं। भैया, इसका मतलब वो कोई जादुई अम्मा थी। इसका मतलब ये भी है कि ये घर हमारे लिए है। मुझे नहीं पता भाई, पर आज रात के लिए यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहे तो इस सर्दी में हम बच नहीं पाएंगे। जितेश और महेश सामने रखी अलमारी खोलते हैं, जहां नए कंबल और गद्दे रखे होते हैं। अरे महेश, ये देख, ये तो बिल्कुल नए हैं रे। हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? ये क्या हो रहा है? अरे भाई, अब जो भी हो रहा है उसे भगवान का आदेश मान के स्वीकार कर ले छोटे, वरना तो अब तक हमारा बुरा हाल हो चुका होता। दोनों भाई वो गद्दे बिछाकर उन नए कंबलों को ओढ़कर वहीं सो जाते हैं। दोनों भाई अगली सुबह उठकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने एक बड़ा सा खाली खेत है। ये क्या है? और आपने ये खेत देखा? हाँ भाई, ये खेत है किसका? लेकिन महेश और जितेश जाकर उस खेत की मिट्टी छू कर देखते हैं। अरे भैया, जरा देखिए तो, इस खेत की मिट्टी भी कितनी उपजाऊ लगती है। अरे महेश, अपने जीवन में न कभी इस खेत को देखा और न ही कभी कुछ सुना ही इस खेत के बारे में कभी। तभी एक कौवा उड़ते हुए उनके सर के ऊपर से चिल्लाता हुआ आ जाता है। मेहनती इंसान को गिर के उठना दोबारा है, और तुम ये कई बार कर चुके हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारा है। हाँ? अरे पहले सफेद कबूतर, फिर ये कौवा, ये पक्षी बोल कैसे पा रहे हैं? ये तो कोई जादुई जगह लगती है भाई। पर ये हमारे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखी? भैया, आपने ही तो कहा था कल कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो क्या पता यही हमारा फल हो भैया। जितेश कुछ देर के लिए चुपचाप उस खेत की तरफ देखता रहता है। यह शायद हमारे स्वर्गवासी माता पिता का आशीर्वाद हो। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भैया, हम अब इतने बड़े खेत को जोतेंगे कैसे? अरे वाह,
हाथ में खेत आते ही मेहनत भूल गया। अरे भगवान ने सिर्फ मौका दिया है छोटे, पर इस मौके का फायदा हमें अपनी मेहनत से उठाना पड़ेगा ना। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। दोनों भाई उसी दिन से उस खेत में मेहनत करना शुरू कर देते हैं और हर दिन अपनी पूरी जान उस खेत में झोंक देते हैं। और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। वाह भैया, देखो पूरा खेत हरा भरा हो चुका है फसलों से। हाँ भाई, इतनी फसल उगी है कि इसे बेच दे तो 2 साल का खर्चा निकला है। हाँ भैया, सब भगवान की कृपा है भैया। कहाँ लोग हमें मनहूस कहते थे, और देखो ना, हमने अपना इतना बड़ा खेत खड़ा कर दिया। हारे छोटे, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। और कुछ सालों तक दोनों भाई यूं ही मेहनत से उस खेत में काम करते रहते हैं। देखते ही देखते अब उनके पास खूब सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह भैया वाह, तुम दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया भैया। सबसे ज्यादा गेहूं और सब्जियां तुम्हारे खेत से आती हैं आजकल, और वो भी एकदम खरी खरी। हाँ, ये लो भैया अपने पैसे, गिन लेना। अच्छा, बड़ी गड्डी है। धन्यवाद भाई साहब। जितेश और महेश अपने पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। दोनों भाई कुछ देर के लिए उन गरीबों की ओर देखने लगते हैं। भैया जरा देखो, हम भी तो ऐसे ही थे ना, फटे कंबल और दर बदर भटकते हुए पैसों के लिए। हाँ छोटे, और इनके सिर पर तो कोई छत भी नहीं है भैया। ये तो रोज इस सर्दी में यूं ही रहते होंगे ना, चाहे ठंड हो या गर्मी। दोनों भाई चुपचाप उनकी ओर देखते रहते हैं। हाँ रे छोटे, जब हमें जरूरत थी तो भगवान ने हाथ खोल के हमारी सहायता की, तो अब हम इनके लिए क्यों नहीं कर सकते रे? पर भैया हम करेंगे क्या? एक काम करते हैं रे, इन गरीबों के लिए एक घर बनवाते हैं और इनका काम शुरू करवाएंगे। फिर महेश के चेहरे पर ये सुनते ही मुस्कान आ जाती है और अगले ही दिन दोनों भाई मिलकर अपनी मेहनत से कमाए पैसों से उन गरीबों के लिए घर बनवाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी कमाते, दोनों उसमें से ज्यादातर पैसा उन गरीबों के घर बनाने या उनके खाने पीने में लगा देते हैं और देखते ही देखते वो घर भी बन जाते हैं। अरे बाबूजी, आप लोग हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हो बाबूजी। सच में आपने हमें रहने के लिए छत दी, हमें खाना दिया। अरे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने रहने के लिए छत दे दी, लेकिन अब अपनी किस्मत का मालिक आपको खुद बनना होगा और मेहनत करनी होगी, वरना आपके खाली पेट को हमेशा तो कोई और नहीं भरेगा ना। जी जी भैया जी, वो क्या है कि खाना पीना नहीं मिलता तो काफी कमजोरी है शरीर में। जैसे ही अब मैं थोड़ा ठीक महसूस करूंगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा भैया, और आप देखिएगा हम भी ऐसा ही घर बनवाएंगे एक दिन दूसरों के लिए। ये की ना बात भैया आपने। कुछ ही दिनों में गांव में चारों तरफ महेश और जितेश के चर्चे शुरू हो जाते हैं और दोनों भाइयों की ऐसी तरक्की से नुकसान उनके पुराने मालिक जमींदार करमचंद को होने लगता है। मालिक माफ कीजिएगा, अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे? क्यों भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब तो मालिक हम महेश और जितेश बाबू के पास ही जाएंगे। वो हम मजदूरों को हमारे हक का पूरा पैसा देते हैं, लेकिन आप तो एक दिन ना आओ तो उसका दुगना पैसा काट लेते हैं। और क्या? अरे तो क्या सिर पे बैठा लो तुम्हें हैं? बस इसीलिए तो नहीं आ सकते अब आपके यहाँ, ऊपर से समय पे पैसे भी नहीं देते।
और इतना कहकर वो दोनों मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने तो मेरा सारा काम चौपट कर दिया है, देखना पड़ेगा इन्हें। तभी करमचंद के दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे अलावा भी तो और कई लोग होंगे जिनके धंधे इन्होंने चौपट करवा रखे हैं। एक काम करता हूं, बाकियों को बुलाता हूं आज शाम को पूछने। अरे भाइयों, अरे मैंने आप सबको यहां बात करने के लिए बुलाया है। अरे उन दोनों भाइयों के बारे में। अरे भाई पूछो मत कि मंडी में सब्जी वालों ने हमसे सब्जी लेना बंद कर दिया है। अरे भाई उन्होंने वहाँ गरीब की परचून की दुकान खुलवा दी, बताओ हैं? और उसके चक्कर में मेरी ग्राहकी कम हो गई, बताओ। अरे भैया आपने ये सब राम कहानी सुनाना कम करो, ये बताओ कि इन दोनों भाइयों का आप करना क्या है? अरे इनका जो सबसे बड़ा खेत है जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ वहां चल के देखते हैं एक बार कि वहां ऐसा क्या उगा रहे हैं लोग जो डेली इनका माल बाजार में आता है। हाँ ये बात तुमने ठीक कही, तो चलो फिर अभी के अभी। पर यहाँ किसी को पता है उसके खेत के बारे में? अरे मेरे खेत में काम करता था वो, क्या नाम था उस लड़के का? पारस। वो वहीं काम करता है, तो एक काम करते हैं उससे चल के पूछते हैं, उसे पता होगा। सब लोग तुरंत पारस के घर चले जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मालिक? अरे भाई पारस, अरे सुनो भाई, अरे भाई वो जिनके यहाँ तुम काम करते हो उन दोनों के खेत वेत कहाँ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा जमींदार जी, नहीं बताऊंगा। वो तुझसे प्यार से बात कर रहा है ना, तो बता दे, नहीं तो तेरी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पारस उन्हें उस खेत में ले जाता है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा खेत कहाँ से आया? अरे पता नहीं भैया। अरे मालिक काम तो करेंगे ही, यहाँ हमारी इज्जत जो होती है, उन्होंने पता नहीं कितने गरीबों को घर दिया है, कितनों के काम शुरू करवाए हैं, गांव के कितने ही लड़कों और लड़कियों को पढ़ाया है। जाओ तुम यहाँ से। पारस वहाँ से चला जाता है। ए भाई हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ कोई खेत भी है, और ये तो इतने गरीब थे। ए भैया तो फिर इन्होंने इतनी बड़ी जमीन खरीदी कैसे? है भाई कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या इनकी? अरे क्या पता, खरीदी ना हो। अरे ये क्या है भैया? पता नहीं छोटे, चल चल के पूछते हैं। जितेश और महेश उनके पास जाते हैं। अरे आप लोग हमारे खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत? अबे तुम्हारा खेत कब से है ये तो मेरा खेत है। क्या? ये क्या बकवास है? अरे तो तेरा है तो जरा कागज दिखाना फिर कि ये खेत तेरा है। ये सुनते ही दोनों भाई चौंक जाते हैं। कैसे कागज? अरे इस जमीन के कागज जिससे यह साबित होता हो कि ये जमीन तुम्हारी है। नहीं, ऐसे तो कोई कागज नहीं है। तो फिर ये जमीन तुम्हारी कैसे हुई भाई? अरे पर हम पिछले 5 सालों से यही खेती करते आ रहे हैं। तो मतलब पिछले 5 सालों से गैर कानूनी तरीके से यहाँ काम कर रहे हो? अबे मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से, वरना ये जो लोग मेरे पीछे खड़े देख रहे हो ना, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी इन लोगों से जिद बहस करने का कोई फायदा नहीं है छोटे। फिलहाल के लिए चलते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। महेश उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। तुम लोगों को ये लगता है ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारा वहम है। अरे हाँ, कर लिया तुमने कुछ। चल निकल अब यहाँ से। दोनों भाई वहाँ से वापस चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है
और करमचंद अभी भी बाकी लोगों के साथ वहीं होता है। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब वापस यहाँ पर आ जाए, तो कुछ दिन यूं ही रहना पड़ेगा, समझे? तभी सामने से कई सारे चमगादड़ उड़ते हुए आते हैं और उनके सर पर गोल गोल मंडराने लगते हैं। जिसके मन में धन का पाप, ये जगह लगाए उस पे श्राप। सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। अबे ये कौन बोल रहा है? अबे मुझे नहीं पता। ये चमगादड़ बोल कैसे रहे? कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा? तभी उन लोगों को दिखता है कि उनके चारों तरफ से गांव के सारे लोगों की भीड़ लिए आ रही है। ए भाई कौन है भाई ये? तभी करमचंद को दिखता है कि महेश और जितेश भी सामने से आ रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो सभी लोग चारों तरफ से उन सभी को घेर लेते हैं। अरे क्यों आए हो? हमारा हक वापस लेने। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वहम है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अरे पर ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, तो इस बात के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, हाँ समझे? पर अब ये जमीन हमारी है। करमचंद जी, अरे पटवारी जी, जरा सामने तो आइए। उस भीड़ में से पटवारी निकल कर आता है, जिसके हाथ में कई सारे कागज हैं। ये रहे कागज इस जमीन के। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, अरे तुमने एक ही दिन में ये सब हो सकता है। अरे ये गलत है। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला निकल कर आता है, जो पता नहीं कितने सालों से मजदूरों के हक का पैसा खाते आ रहे हैं। जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो है गरीबों का काम दिया है, खाना दिया है, और मुझे एक गरीब के बेटे को पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। समझ में आ गई बात? और ये मत भूलो, गांव का हर गरीब किसान और वो आदमी इनके पीछे खड़ा है जो बेईमानी में नहीं, मेहनत पर भरोसा रखता है। तो तुम अभी के अभी जो है यहाँ से निकल जाओ, बता रहे हैं, वरना सोच लो कि इतने सारे लोग मिलके तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अरे भाई कालू, अबे यार, मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ भारी हो गई है। एक काम कर, पहाड़ में जाए ये जमींदार, इसके 250 रुपए वापस कर और खिसक ले बेटे यहाँ से, वरना बेमतलब में मारे जाएंगे। क्या समझा? सभी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे बाकी जमींदार और करमचंद भी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अरे आप लोग हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे संकट मोचक हैं, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे आप लोग मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? आप लोग अभी भी नहीं समझे क्या? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो आपने ही किया है। आप लोगों को हमने बस मौका दिया है, उस मौके को मेहनत करके आप लोगों ने भुनाया है। आप सभी लोग मेहनत करते हैं मेरे खेत में, अपने अपने कामों में, इसीलिए आपके पास ये सब है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को ही देख लो, हमने तो बस उन्हें थोड़े पैसे दिए थे, बाकी दिन रात पढ़ाई लिखाई भागा दौड़ी वो तो इन्होंने ही की थी ना, इसीलिए ये इंस्पेक्टर बन पाए। और हमने भी तो मेहनत की, पता नहीं कितनी जगह से निकले, और जब हमें ये जगह मिली तब भी खूब मेहनत की, इसीलिए आज यहां तक पहुंच पाए। तो बस बात इतनी सी है मेरे भाइयों कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, और आप सभी ने मेहनत की है, तो धन्यवाद आप लोग स्वयं का करो।